हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे एंगल्स के रिगार्डिंग। पहले भी हम एंगल्स की वीडियोस कर चुके हैं, तब हमने एंगल्स किया था बिटवीन वेक्टर्स, वही सेम फंडा यूज होता है। तब ए वेक्टर और बी वेक्टर थे, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड। इन द सेम वे जब लाइंस में आए, लाइंस में इक्वेशन ऑफ लाइन थी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन में जो पैरेलल वेक्टर थी वो क्या थी, b1 वेक्टर और b2 वेक्टर। तो cos थीटा वहां पे क्या निकल के आया, b वेक्टर डॉट b2 वेक्टर डिवाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड। ठीक है जी। तो अब हम आज के इस लेक्चर में हम करेंगे एंगल्स ही करना है, एंगल्स बिटवीन प्लेन्स और एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन, क्योंकि प्लेन करने के बाद वो हमें प्लेन और लाइन के बिटवीन रिलेशन भी बताते हैं। कुछ रिलेशन तो मैं आपको साथ में ही करवा दूंगी, इसमें भी अलग अलग वीडियो सेपरेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है, तो इसमें हम टोटली एंगल डिफाइन कर लेंगे। ओके, तो देखिए एंगल बिटवीन प्लेन्स देख लेते हैं और प्लेन एंड लाइन भी देख लेंगे। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं बिटवीन प्लेन्स। बिल्कुल सेम वही कंसेप्ट है, तभी मैं कंसेप्ट से सारा पढ़ा रही हूँ। कोई ऐसा नहीं कि आपको बार बार फॉर्मूले लर्न करने पड़ रहे हैं। आप जितनी एंगल्स की वीडियो सारे निकाल के देख लेना, उसमें से सब में सेम ही चीज लिखी हुई है, सब में सेम है। अब प्लेन की बात आई तो दैट मीन्स इक्वेशंस किस में होंगी, प्लेन की इक्वेशन। और प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे डी वेक्टर भी लिख सकते हो, है ना। डी वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, जो पास पॉइंट होता है, और एन वेक्टर, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करके स्केलर क्वांटिटी आती है। सॉरी वेक्टर नहीं लिखेंगे सर, हाँ उसे हम क्या लिख देते हैं, डी एज डी, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी आती है। ठीक है, अगर ये बिटवीन टू प्लेन्स की बात कर रही हूँ तो ऑब्वियस है बिटवीन टू प्लेन्स n1 और d1 आएगा, और सेकंड n2 d2 आएगा आपके पास। ये आएगी इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो एंगल क्या निकलेगा, वही cos थीटा इज इक्वल टू, अब क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्मल प्लेन्स में नॉर्मल वेक्टर वर्क करते हैं, लाइन में पैरेलल वेक्टर जिसको हम b1 b2 वेक्टर बोलते थे वो वर्क करते थे। तो यहाँ पे b1 और b2 की जगह कौन सा ले लेगा, n वेक्टर डॉट n2 वेक्टर डिवाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, हो गया है ना। अब अगर ये प्लेन जो है ये कार्टेशियन में है, कार्टेशियन में क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। तो cos थीटा क्या रहेगा आपके पास, देखिए cos थीटा क्या रहेगा आपके पास, जस्ट अ मिनट। तो cos थीटा क्या रहेगा आपके पास भाई, cos थीटा में डायरेक्शन ये आपके नॉर्मल वेक्टर होंगे, है ना। तो इनकी डॉट प्रोडक्ट a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 डिवाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। सेम वही फंडा यूज किया गया है जो लाइंस के केस में यूज किया गया था। अब प्लेन थे, वहां पे पैरेलल वेक्टर लेके चले थे जो b1 b2 वेक्टर थे। यहाँ पे प्लेन्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे नॉर्मल के अब लॉन्ग निकालते हैं तो नॉर्मल वेक्टर को इंक्लूड किया गया है, और ये कोफिशिएंट जो नॉर्मल्स निकालते हैं आपके पास। ठीक है जी, दिख रहा है आपको, आई थिंक विजिबल है, यस इट्स विजिबल। तो अब चलिए आगे थोड़ा सा, ये आपका हो चुका है। अब देखिए कंडीशन ऑफ, वही बातें, कंडीशन ऑफ पैरेलल एंड कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर, है ना। क्या कंडीशन रहेगी, फर्स्ट कंडीशन भी जो टू प्लेन्स हैं आपके, अगर प्लेन्स आपके क्या है आपस में, दो प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, थोड़ा ऐसे सोच लिया, थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90। ठीक है, परपेंडिकुलर के लिए थीटा कितना होना चाहिए, 90। कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। दैट मीन्स डॉट प्रोडक्ट क्या होनी पड़ेगी, 0। n1 और n2 की डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाती है तो प्लेन्स क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलर। अगर कार्टेशियन में लिखा है तो ये वाली डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हो भाई, a1 बाय a2 प्लस b1 बाय b2 प्लस c1 बाय c2, ये डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो आपके प्लेन्स आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। क्योंकि परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो cos थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा 90 आंसर आ गया। ठीक है, पैरेलल का मतलब क्या हो गया कि उनके बिटवीन कोई एंगल नहीं है ना। दैट मीन्स थीटा कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तभी इसकी वैल्यू 1 हम लिख सकते हैं। लेकिन वहां से कंडीशन से नहीं निकालते हम कैसे निकालेंगे अब इसको, पैरेलल के लिए, है ना, कि प्लेन्स आर पैरेलल। अब हमने देखना है कि प्लेन्स पैरेलल कैसे होंगे, वही जो नॉर्मल वेक्टर है जैसे n वेक्टर
इज लैम्डा n2 वेक्टर। भी ये जो दोनों वेक्टर हैं किसी स्केलर के मल्टीप्लाई में है, तो दैट मीन्स दोनों वेक्टर आपस में क्या हो जाएंगे, ये पैरेलल हो जाएंगे। और इसके केस में वही रेशियो वाला फंडा कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 इज इक्वल टू सम लैम्डा आ जाए, तो हम बोल सकते हैं कि प्लेन्स आपके क्या हैं, पैरेलल हैं। ठीक है जी, प्लेन्स आपके क्या हैं, पैरेलल। कंडीशन होगी परपेंडिकुलर की, कंडीशन होगी पैरेलल की। ये क्या था, बिटवीन द प्लेन्स, ठीक है ना। बिटवीन द लाइंस भी सेम था, तब हमारा b1 b2 वेक्टर चला था। लेकिन अब हमने क्या निकालना है, अब हमने निकालना है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। लाइन एंड प्लेन में लेके चलना है, तो दैट मीन्स एक इक्वेशन किसकी होगी, लाइन की। लाइन की इक्वेशंस क्या थी, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, ए वेक्टर पास पॉइंट होता है, प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये किसकी इक्वेशन थी, लाइन की इक्वेशन। प्लेन की इक्वेशन बहुत बार लिख चुकी हूं मैं, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर है ना इज इक्वल टू डी वन वेक्टर। ये किसकी हो गई भाई, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। तो अब जब मैंने लाइन और प्लेन के बिटवीन निकालना है, तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। इसके लिए आपके पास साइन थीटा लगता है। कौन सा एंगल लगता है, साइन थीटा एंगल लगता है। तो इसके लिए बी वेक्टर और इसके लिए एन वेक्टर मेन है। इसके लिए जिसके लिए वेक्टर पास पॉइंट को छोड़ के, ठीक है ना, पास पॉइंट को छोड़ के ए पास पॉइंट था इसमें, ये डी मल्टीप्लाई करके आया है, इसमें एन मेन है, इसमें बी वेक्टर है। बस इन दोनों की क्या कर दो, डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड। आ गया आपके पास लाइन और प्लेन के बीच में, ठीक है, लाइन और प्लेन के बीच में एंगल्स। समझ में आ गया। और अगर आपके पास ये कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी हैं, कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। ठीक है, और प्लेन की क्या आएगी, उसको मैं a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1 ले लेती हूँ। ठीक है, वहां पे abc सेम वही फंडा भाई, इन दोनों की क्या हो जाएगी, डॉट प्रोडक्ट। साइन थीटा इज इक्वल टू a इंटू a1 b इंटू b1 c इंटू c1 डिवाइड बाई देयर मैग्नीट्यूड। ठीक है, a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर। आ गया आपकी साइन थीटा की वैल्यू, इट्स विजिबल। यस है ना। अब और नहीं लिखूंगी, बहुत वर्ड भर दिया मैंने। जस्ट 1 मिनट के लिए आप नोट कर लीजिए इस चीज को। उसके बाद मैं थोड़ा सा और फंडा यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, यहाँ पे जब दो प्लेन्स की बात थी, परपेंडिकुलर की कंडीशन आई, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, 0, क्योंकि यहाँ पे कोस थीटा था, है ना। इन द सेम वे आप थोड़ा यहाँ पे सोचिए कि अगर लाइन और प्लेन के बारे में पूछा गया है, प्लेन और लाइन को कंपेयर किया गया है, तो एंगल किस में आया है आपके पास, साइन थीटा पे। तो साइन 90 किस पे होता है, साइन 90, तो 1 हो जाएगा, है ना। तो हमने इसके बीच में अब परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या बनेगी वो देखिए। ठीक है, देखिए डस्टर घूम जाता है बीच में, फिर लेके आना पड़ता है ये भी। चलिए देखिए अब, ठीक है, अब मैंने इसको इरेज नहीं किया, दैट्स वाई पता चलता रहे आपको। प्लेन परपेंडिकुलर, प्लेन्स लिख लेती हूँ, प्लेन्स परपेंडिकुलर, प्लेन्स आर पैरेलल था। अब हम कंडीशंस किसकी चेक कर रहे हैं, लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, है ना, लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। देखिए अब आप खुद समझ सकते हो, मान लीजिए ये प्लेन है ना, प्लेन में पास पॉइंट होता है और एक एन वेक्टर होता है जो हम नॉर्मल वेक्टर की बात करते हैं। और अगर लाइन बी प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर ऐसी बन सकती है, ये होगी मेरी लाइन। लाइन भी अगर प्लेन के परपेंडिकुलर बनाई है, दैट मीन्स ये नॉर्मल वेक्टर और ये लाइन दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। हम तो लाइन कर रहे थे प्लेन के परपेंडिकुलर, लेकिन जब हमने परपेंडिकुलर प्लेन की ड्रा की, वो नॉर्मल वेक्टर के लिए क्या आ गई, पैरेलल आ गई। तो इसकी कंडीशन ऑपोजिट हो जाती है, क्योंकि एंगल साइन है, ये सोच सकते हो सिर्फ, बाकी प्लेन और लाइन के लिए सेम था। अब इसके लिए परपेंडिकुलर की क्या कंडीशन बन जाएगी कि एन वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। ठीक है, चाहे बी वेक्टर ये भी लिख सकते हो, बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा एन वेक्टर। पैरेलल है दोनों आपस में, कोई भी किसी का मल्टीपल के आ सकता है। या फिर बी वेक्टर क्रॉस एन वेक्टर 0, है ना,
अगर पैरेलल की कंडीशन के लिए ये भी किया था हमने, टू वेक्टर्स पैरेलल की कंडीशन, इफ उनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट को 0 अगर प्रूफ कर दें तो भी हमारा क्या हो जाएगा कि ये क्या है, लाइन और प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है। सेकंड कंडीशन इसकी इजी है, लाइन इज पैरेलल टू प्लेन। पैरेलल टू प्लेन का मतलब उनके बीच में कोई एंगल नहीं है, क्योंकि थीटा क्या हो गया, 0, यानी कि अगर मैं साइन 0 ले लूँ उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। साइन की वैल्यू कितनी थी, ये बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर 0। दैट मीन्स अगर एक लाइन का जो बी वेक्टर है और प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगी तो लाइंस और प्लेन आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। और अगर परपेंडिकुलर की बात की तो ये कंडीशन आएगी। अब आप इसको नोट कर सकते हो, फिर मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगी, ठीक है, जिससे आपकी ये इसमें से एक क्वेश्चन तो डेफिनेट है, आता ही आता है। एंगल बिटवीन लाइंस आ सकता है, एंगल बिटवीन प्लेन्स आ सकता है, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन आ सकता है, या एंगल बिटवीन वेक्टर्स आ सकता है। 4 टॉपिक हो गए ना एंगल्स वाले, इन चारों में से समटाइम एक तो डेफिनेट ही है, 2 भी हो सकते हैं, समटाइम 2 से 3 क्वेश्चन भी इसी से पूछ लेते हैं एंगल वाले। ठीक है जी, तो नोट कीजिए, इसके बाद मैं आगे कुछ क्वेश्चंस लिखूंगी। अब चलिए देखिए, मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हैं यहाँ पे। फाइंड एंगल बिटवीन प्लेन दिस एंड दिस। ठीक है, आपके पास ये भी आ सकता है कि जैसे मैंने कंडीशन लिखवाई पैरेलल और परपेंडिकुलर की, वो कंडीशन आपको दे रखी है और उसमें से कोई मिसिंग वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आई थिंक वो आप निकाल ही सकते हो, इससे पहले भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। फाइंड एंगल बिटवीन द प्लेन, कंडीशन यूज कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। दोनों प्लेन्स की बात की गई है, तो दोनों प्लेन्स के लिए हमारे पास क्या आता है, cos थीटा इज इक्वल टू, है ना, a1 a2 कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू 1 +2। ठीक है ना, डिवाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड। देख लीजिए 0 तो नहीं बन रहा, नहीं बन रहा। अगर 0 बन रहा होता ना तो मुझे मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत ही नहीं थी, मेरा एंगल डायरेक्ट यहाँ पे 90 आ जाता। ठीक है, लेकिन 0 नहीं बना। चलिए फिर इनका मैग्नीट्यूड निकाल लेती हूँ, 1 + 1 + 4। नेक्स्ट का मैग्नीट्यूड 4 + 1 + 1 इज इक्वल टू 4, 3 आ गया ये ऊपर, 6 √6 दैट मीन्स वो 6 आ गया। ठीक है, कटिंग करके कितना आ गया, 1/2। अब 1/2 वैल्यू किस पे होती है भाई, 60 पे, यानी कि इसको ऐसे लिख सकती हूँ मैं, cos π/3, cos और कैंसिल, थीटा कितना आ गया मेरे पास, π/3, आंसर आ गया। ठीक है, एंगल निकालने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपके पास, कैलकुलेशन साथ ही साथ कर दो आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, फाइंड एंगल बिटवीन द लाइन दिस एंड द प्लेन दिस, है ना। अब कौन कौन सा आ गया, एक लाइन आई और एक प्लेन आया। इक्वेशन भी दिख रही है हमें, इक्वेशन ऑफ लाइन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन है, तभी आपको इक्वेशन ऑफ लाइन और प्लेन की पता होनी चाहिए कि कैसे इनको लिखा जाता है। तो चलिए इसका भी निकाल लेते हैं। लाइन और प्लेन की बात आई तो क्या आता है हमारे पास, साइन थीटा। ठीक है, चलिए अब ये वेक्टर फॉर्म में है, दैट इज द बी वेक्टर, दैट इज द एन वेक्टर। कर दें दोनों की मल्टीप्लाई, चलिए, क्योंकि बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर था, 2 इंटू 1 2, ठीक है ना, -1 इंटू -1 +1 +1, ये आ गया आपके पास 2 + 1। ठीक है, डिवाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड हो गया आपके पास, इसका मैग्नीट्यूड 1 + 1 + 1 और इसका मैग्नीट्यूड 4 + 1 + 1। ठीक है, 4/√3 √6, 4 देखिए यहाँ से 3 × √2 निकलता है, 3 × √2। जा तो हो सकता है आपको यही आंसर हो कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/3√2, जा तो हो सकता है आपको एग्जाम में यही आंसर मिल जाए, फिर तो ठीक है। लेकिन समटाइम ना ये √2 को नीचे नहीं लिखते, तो ये क्या कर लेते हैं, √2 को अगर आपको एग्जाम में ये ऑप्शन आंसर में नहीं मिला, √2 को मान लो ऊपर नीचे रैशनलाइज कर दिया, है ना। जब नीचे रैशनलाइज करोगे √2 √2 कैंसिल करके कितना आ जाएगा आपके पास, 3 × 2 आ जाएगा, 2 कट करके कितना आ गया, 2। या फिर और आपके पास क्या आंसर हो सकता है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2√2 आया, 2√2 / 3 है, इसी की फॉर्म ही है।
पर आपको ऑप्शंस में हो सकता है अगर ये नहीं दिखा तो ये मत सोचना कि आपका गलत आ गया, ठीक है। आप ऑप्शंस देखिए कि ऑप्शन में डिनोमिनेटर में √2 नहीं दिया हुआ तो आप रैशनलाइज करके देखिए, है ना, रैशनलाइज करके आंसर आपका फिर ये मैच हो जाएगा। तो ऑप्शन जरूर देखना भी कौन सी दे रखी है, तो दोनों ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसे आपका एक आंसर क्या है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ से अच्छे समझ में आ गया होगा कि लाइन और प्लेन के बीच में कैसे निकालते हैं, प्लेन और प्लेन के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है। बहुत ईजी कंसेप्ट है। इसके बाद ना हम थोड़ा इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैं चार्ट बनाती हूँ एक जिससे समझ में आएगा। तो चलिए, मैंने यहाँ पे हल्का सा लिखा है चार्ट के रूप में, ठीक है ना, दैट्स में आपको समझ में आए। ये पहले हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन को समझा था, किस फॉर्म में समझा था कि उसकी कार्टेशियन इक्वेशन और जो उसकी वेक्टर इक्वेशंस थी वो तो स्टैंडर्ड इक्वेशंस थी, ठीक है ना। वो डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस थी प्लेन की या इंटरसेप्ट फॉर्म की थी। लेकिन अब हमारे पास क्या है, हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन से निकालनी है। अब डिफरेंट कंडीशन गिवन है, ठीक है, डिफरेंट कंडीशन गिवन है। तो आपके पास इक्वेशंस वही होंगी वेक्टर्स या कार्टेशियन, लेकिन जब वो डिफरेंट कंडीशन में आ जाता है उस कंडीशंस को अप्लाई करके हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है, ठीक है। कैसे कैसे कंडीशंस आएंगी यहाँ पे मैंने जनरलाइज किया है। मैंने लाइन के साथ यहाँ पे कंपेयर नहीं किया क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाएगा, लाइन वाला बाद में करेंगे इसमें। इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, क्या है इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए आपको वो दे सकते हैं कि वो पास पॉइंट कर रहा है, कोई 1 पास पॉइंट दे देंगे, यानी कि एक आपको पास पॉइंट दे दिया, 1 पास पॉइंट दिया है एंड लिखा है कि भी जो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है वो परपेंडिकुलर है टू 2 प्लेन्स, परपेंडिकुलर है टू 2 प्लेन्स। मैं एक बात और बोलना चाहूंगी कि अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है तो ऑब्वियस है आपके पास जो 3 ऑप्शंस होंगी, 4 ऑप्शंस होंगी, उन चारों में इक्वेशन ऑफ प्लेन होंगी, है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाई होगी। और अगर आपको ये ट्रिक है, पहले ट्रिक वाला फंडा ही सुन लो जो मैं बोल रही हूँ अभी आपको, ये ट्रिक है। अगर आपको पास पॉइंट दे रखा है, पास पॉइंट दे रखा है, 1 दिया है, जैसे 1 है जब 2 है पास पॉइंट, तो पहले उन इक्वेशंस में उस पॉइंट को पास करके देख लो, ठीक है ना, क्योंकि इस तरफ एक्स वाई जेड होगा, इस तरफ कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी। वो एक्स वाई जेड की वैल्यू फिल करने से अगर आपकी कांस्टेंट की वैल्यू मैच हो जाए, है ना, इक्वल आ जाए, तो वो इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन सम टाइम क्या हो जाता है ना कि जो पास पॉइंट है, जैसे इसमें पास पॉइंट सिर्फ 1 ही दिया है, वो जो 1 पास पॉइंट है ना, कोई 2 ऑप्शंस में मैच हो जाता है, कोई 2 ऑप्शन में मैच हो जाता है, तो फिर हम कौन सी ऑप्शन आंसर लगाए तब हमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसके लिए हमें प्रॉपर फंडा भी पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते, इजी क्वेश्चन है, नहीं छोड़ सकते इन क्वेश्चंस को, तो ठीक है ना। तो इसीलिए प्रॉपर फॉर्मूले भी लिखवा रही हूँ, प्रॉपर फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है, इसीलिए। लेकिन अगर वहीं से क्रैक हो गया फिर तो वेल एंड गुड है, फॉर्मूला लगा के सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आपके माइंड में आएगा अगर कार्टेशियन इक्वेशन है तो ax by + cz = d, इस फॉर्म में होती है ना, एक्स वाई जेड ही हमारा क्या होता है जो हम पास पॉइंट फिल करके देख लेते हैं। अगर ये वेक्टर फॉर्म में है भाई, है ना, इस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में भी कोई दिक्कत नहीं है, आर वेक्टर एक्स वाई जेड ही होता है। तो जो भी नॉर्मल वेक्टर दिया होगा आपको, मान लो ए के साथ आई प्लस बी जे प्लस जेड के कैप होगा, है ना, नहीं सॉरी सी के कैप होगा, तो ये क्या होता है एक्स आई वाई जे प्लस जेड के कैप। आपको इतना लिखना नहीं है, मैं बता रही हूँ जस्ट ओनली। तो आपने जब पास पॉइंट करके देखना है ना, आपने क्या करना है कि जो भी एन वेक्टर होगा ना उसके साथ, जैसे इसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये एक्स ए प्लस बी वाई प्लस सी जेड ही बन जाएगा, ठीक है ना। वही पास पॉइंट को अपने नॉर्मल वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेना है क्या वो इक्वल टू डी बन रहा है। अगर इक्वल टू डी बन गया और सिर्फ एक ऑप्शन ही सेटिस्फाई हुई तो वही हमारा आंसर लग जाएगा, फिर हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सम टाइम ऑप्शंस ऐसी होती हैं कि 2-3 ऑप्शन या 2 ऑप्शंस में हमारा जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई हो रहा है और पॉइंट भी एक है और कंडीशन चेक नहीं कर सकते, तो फुल मेथड पता होना चाहिए, ठीक है। तो फुल मेथड कैसे करेंगे, बहुत ईजी है, ये भी कोई ऐसी नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है ये, है ना, सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो पास पॉइंट दे रखा है, इक्वेशन ऑफ क्या निकालनी है, प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन जर्नल सोचो क्या होती थी, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर। ए का मतलब पास पॉइंट जो ऑलरेडी गिवन है, क्या चाहिए मुझे, नॉर्मल, क्या चाहिए मुझे, एन वेक्टर चाहिए। एन वेक्टर कहाँ से आएगा, इन्होंने क्या दे रखा है मुझे कि परपेंडिकुलर है टू प्लेन। अगर वो परपेंडिकुलर है टू प्लेन तो जो मैंने ये एन वेक्टर लेके आना है, तो ये एन वेक्टर क्या आएगा, 2 इक्वेशन ऑफ
इक्वेशन ऑफ टू प्लेन्स तो होंगी ना, उन दोनों इक्वेशंस में से जैसे एक इक्वेशन होगी भाई r1 इंटू n1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट r2 इंटू n2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट 2, है ना। इन दोनों के क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो वो n वेक्टर आएगा, n वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर, क्रॉस करके एक वेक्टर ही आएगा ना ijk में, वही हमारा n वेक्टर हो जाएगा। बस फिर उसी को इक्वेशन में लिख दीजिए, r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू जो ये n वेक्टर आया, जो पास पॉइंट आया, इन दोनों की मल्टीप्लाई हम यहाँ पे लिख देंगे, हमारी इक्वेशन आ गई, ठीक है। बस अगर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर दिया है, उन दोनों के नॉर्मल की क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, वो हमारा नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। वही हमारा क्या आ जाएगा, नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा, ठीक है जी। अगर कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है, कार्टेशियन में भी कोई दिक्कत नहीं है, तब ax dy होगा, तो पहले वाले aa bb cc इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे, वो हमारा नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। उनकी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे। चलिए ये फॉर्मूला नोट हो गया, कार्टेशियन वाला भी सेम हो जाता है। अब अगर आपके पास टू पास पॉइंट दे रखे हैं, टू पास पॉइंट दे रखे हैं, दैट मीन्स एक पॉइंट होगा p, है ना, कोई भी लगा लो x1 y1 और z1, एक पॉइंट होगा q x2 y2 z2, ठीक है, p और q। तो पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिए ऑफ p q, ठीक है। x2 माइनस करके वो i j और k में आ जाएगा ना, i j और k में आ जाएगा p q वेक्टर, पोजीशन वेक्टर q माइनस करके, और नॉर्म परपेंडिकुलर किसके है, वो वन प्लेन के। अगर एक ही प्लेन की इक्वेशन है तो इस इक्वेशन ऑफ प्लेन में n वेक्टर होगा ना, है ना। मान लो उसको मैं n1 लिख लेती हूँ, क्योंकि मैंने क्या निकालना है, n वेक्टर। तो अब मेरा n वेक्टर क्या आएगा, इस pq की क्रॉस प्रोडक्ट कर दूंगी मैं, जो मेरे पास प्लेन गिवन है n1 वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट करके जो वेक्टर आया वही सेम फॉर्मूला लगा हुआ है। बस डिफरेंस क्या पड़ गया कि इसमें अगर 2 पॉइंट गिवन थे तो दोनों का पोजीशन वेक्टर निकाल के सॉल्व किया मैंने, है ना, n के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें दो प्लेन ही गिवन थे तो दोनों के नॉर्मल वेक्टर की क्या कर दी, क्रॉस प्रोडक्ट कर दी, ठीक है। अब इक्वेशन कैसे लिखेंगे, r वेक्टर डॉट ये जो क्रॉस प्रोडक्ट करके आया इज इक्वल टू, यहाँ पे a वेक्टर लिखा जाता है पास पॉइंट, तो इसमें से जो फर्स्ट पॉइंट होगा p पॉइंट, उसी को आप क्या ले लेना, पास पॉइंट ले लेना, ठीक है। इस पास पॉइंट की इस n वेक्टर के साथ क्या कर देना, डॉट प्रोडक्ट कर देना, तो आपका d आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। लेकिन मैक्सिमम ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन तो आपका बाय ट्रिक ही हो जाएगा, क्योंकि दो पास पॉइंट दिए हैं, दो पास पॉइंट दिए हैं, तो बहुत रेयर चांसेस है कि दो पास पॉइंट एक ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है ना। टू पास पॉइंट है तो इक्वेशंस को सेटिस्फाई कराइए, आपका आंसर वहीं से बन जाएगा। लेकिन वन पास पॉइंट में तो बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऑलवेज मैक्सिमम केसेस में ये होता है कि दो ऑप्शंस पे आके हम रुक जाते हैं कि अब कौन सी टिक लगाएं, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये तो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी थी जो एक पॉइंट से पास हो रही थी और परपेंडिकुलर थी प्लेन के। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन ही निकालनी है जो पास कर रही है अगेन वन पॉइंट से, अब अगेन वन पॉइंट हो गया, बट अब परपेंडिकुलर नहीं है, अब पैरेलल है टू अनदर प्लेन। यहाँ पे अनदर प्लेन यानी कि एक ही प्लेन दे रखा होगा, अनदर प्लेन, ठीक है जी। चलिए अगर एक ही प्लेन है तो उसकी इक्वेशन में ये लिख लूँ, r वेक्टर डॉट n वेक्टर इंटू डी, ठीक है ना, ये लिख लिया मैंने, कांस्टेंट ये होता है। अब इसमें आप क्या करोगे, क्योंकि पास फ्रॉम वन पॉइंट है, मान लीजिए वो हो गया आपका x1 y1 z1, ये आपका पास पॉइंट हो गया x1 y1 z1। अब इसकी ना कांस्टेंट की वैल्यू लिख लीजिए, इसको भी r वेक्टर डॉट n वेक्टर इंटू प्लस k इज इक्वल टू 0, प्लस k कर लीजिए, एनी कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 लेना, फिर वो पास पॉइंट इसमें क्या कर देना, पास पॉइंट में अभी एग्जांपल करवाऊंगी, पास पॉइंट करके k की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड, k की वैल्यू फाइंड होकर इसमें फिल कर देना, आपकी इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अगर कार्टेशियन इक्वेशन में है ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d, इसमें भी सेम करना, ax प्लस by प्लस cz प्लस k ले लेना इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर इसमें ये पास पॉइंट कर देना, पास पॉइंट का मतलब x1 y1 x y और z में आएंगे, a b c की तो कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पे भी तो n वेक्टर कोई स्केल 2i कैप 3j कैप जब माइनस k कैप ऐसा कुछ होगा, r की जगह पे हम ये पास पॉइंट वाला लिख लेंगे, ठीक है। तो पास पॉइंट कर दोगे, k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू इसमें फिल कर देना, आपका पैरेलल आ जाएगा, पैरेलल वेक्टर, ठीक है। फॉर्मूले नोट हो गए होंगे, तो अब अगर नोट करने नोट कर लीजिए 1 मिनट फॉर्मूले। अब मैं बताती हूँ आपको कैसे आपने इनकी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैं प्रॉपर 2-3 क्वेश्चन लिखती हूँ, फिर आपको इनकी इक्वेशंस निकालनी आ जाएगी।
तो चलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखी हैं, देखते हैं इनको। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पॉइंट ये दे दिया, एंड पैरेलल टू द प्लेन दिस। समझ में? अब हमें परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल दिया है। पैरेलल के लिए हमने क्या बोला था, एक प्लेन ही बोला था। ध्यान से रखना भाई, यहाँ पे पैरेलल टू प्लेन लिखा है क्योंकि आगे पैरेलल टू लाइंस भी आएंगी इक्वेशंस, वो भी ध्यान में होनी चाहिए, तभी बोल रही हूँ। पैरेलल टू प्लेन लिखा है ना। अगर आपके पास ऑप्शंस होंगी, पॉइंट क्या हो गया, 1 1 1 हो गया, आई जे और के का कोफिशिएंट 1 1 1 है, तो पॉइंट को अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो 1 1 1 बन गया मेरा पॉइंट। तो 1 1 1 पॉइंट पास करके देख सकते हो। अगर एक ही ऑप्शन बन गई तो टिक आ गया, लेकिन अगर एक ही ऑप्शन नहीं बनी तो, है ना, तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें फिर सॉल्व करके देखना पड़ेगा। इसमें तो इजी है क्योंकि इसमें तो क्या है, पैरेलल दे रखा है। पैरेलल में क्या था, है ना, मैंने बोला ही था पैरेलल में तो कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं। जैसे आर की जगह पे ये पास पॉइंट आएगा, आर डॉट दिस, यानी कि इन दोनों की डॉट हो जाएगी। आई को आई के साथ करोगे 2, जे को जे के साथ करोगे -1, है ना, क्योंकि माइनस आ 2k और k +2 प्लस कांस्टेंट लेते हैं। देखो इसमें आई जे के, वैसे k कैप है, कांस्टेंट कुछ भी ले लो, चाहे लैम्डा ले लो चाहे म्यू ले लो, वो आपकी डिपेंड है। इज इक्वल टू क्या था, 0। ठीक है, इज इक्वल टू क्या था, 0। एक मिनट को सोल्यूशन में वो लिख लूँ मैं, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर प्लस के इज इक्वल टू 0 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो आर पास पॉइंट की जगह पे और एन दिस, जब मैंने मल्टीप्लाई किया ये बन गया 4 -1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 3, लैम्डा इज इक्वल टू -3 आ गया। लैम्डा कितना आ गया, -3 आ गया। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ जाएगी आपकी, इक्वेशन ऑफ प्लेन आर वेक्टर एज इट, एन वेक्टर भी एज इट जो हमारा था, क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल में सेम रहेंगे ये, है ना, इज इक्वल टू, क्योंकि ये लैम्डा वेक्टर था, अभी इधर प्लस किया था, +3 था, चलिए ऐसे लगा लीजिए, प्लस लैम्डा था, वैल्यू कितनी आई, -3 इज इक्वल टू 0। अगर मैं उस तरफ लेके गई इसको, इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू 3 हो गया। बहुत इजी से आपका क्वेश्चन आ गया। इसको चाहे आप ऑप्शन फिल करके भी ना करो, मैं कहती हूँ ऑप्शन में भी फिल करोगे ज़्यादा टाइम लगेगा, मल्टीप्लाई करके ही आंसर निकाल लोगे, बहुत जल्दी निकल जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन में चारों में बार बार फिल करके देखोगे, ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें तो। हाँ, जिसमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी पड़ती है, जैसे इनमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी पड़ती है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। इसके लिए जरूर आप ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और इसमें भी ना मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, यहाँ पे भी कहाँ से भी आपका आंसर क्रैक हो सकता है। जैसे क्वेश्चन करके ही बताऊंगी, क्योंकि पहले बता दूँ ना मैं, फिर वो समझ में नहीं आता। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है। पासेस थ्रू 2 पॉइंट दे रखे हैं आपको, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस, और इस एक प्लेन है जिसके परपेंडिकुलर है और पासेस थ्रू 2 पॉइंट है। ठीक है, तो आपने पहले p का पोजीशन वेक्टर निकाल लिया। p का पोजीशन वेक्टर कैसे निकलेगा, -1 -2 कितना हो गया, -3 i कैप, 3 -1 प्लस द 2 j कैप, 4 -1 करेंगे, ऑलरेडी माइनस था, प्लस द 5 k कैप। p का पोजीशन वेक्टर निकल गया है आपके पास, -1 -2 -3 3 -1 2 4, ठीक है, सही है। p का वेक्टर आ गया, और n1 वेक्टर लगा लो। n1 वेक्टर कौन सा हो गया, किसके पैरेलल था, इसके कोफिशिएंट i कैप -2 j कैप प्लस द 4 k कैप, ये लिखा जाएगा x y और z के कोफिशिएंट। ठीक है, x y z के कोफिशिएंट, इन दोनों की क्या करनी थी, क्रॉस प्रोडक्ट, वही मेरा क्या आता है, n वेक्टर। तो चलिए अगर इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करूं मैं, i j k, ठीक है ना, -3 2 5 1 -2 4, चलिए i 4 to the 8 -10 18 हो गया, ये डायरेक्ट ही हो जाता है ये तो, -j कैप, ये कैंसल, -12 -7, देखिए -12 -5 कितना हो गया, 17 हो गया। ठीक है, -5 है ना, माइनस बना था तो ये +17 हो गया, +17 प्लस k कैप, ये कैंसिल, माइनस और माइनस क्या होगा, 6 प्लस का 6 -2 4। ठीक है, अब आपको ऑप्शन में क्या मिल सकता है, अगर आपको ना, हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो क्या होती है, आर वेक्टर डॉट
ये जो एन वेक्टर आता है ना, यानी कि 18i कैप प्लस 17j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू सम कांस्टेंट होगा यहाँ पे d, है ना, इज इक्वल टू, अगर आपको ऑप्शन में भी ये चीज मिल जाए, किसी एक में ही मिल जाए, इज इक्वल टू d सबकी डिफरेंट डिफरेंट हो, चाहे d किसी की मिल रही हो, ये सबकी डिफरेंट डिफरेंट हो, है ना, सभी ऑप्शंस में, तो डी निकालने की जरूरत नहीं है। जब आपका नॉर्मल वेक्टर ही किसी ऑप्शन के साथ मैच हो गया तो वही ऑप्शन आपकी टिक हो जाएगी। जब आपका, मैं दोबारा बोल रही हूँ, नॉर्मल वेक्टर निकाला हमने, नॉर्मल वेक्टर आर के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई, है ना, अगर वो वेक्टर इक्वेशन में है, अगर वो वेक्टर इक्वेशन में है। लेकिन अगर वो कार्टेशियन में है तो इसके साथ ही क्या लगा होगा, एक्स वाई और जेड, इसके साथ ही एक्स वाई और जेड लगा होगा, समझ रही मेरी बात, इसके साथ ही एक्स वाई और जेड लगा होगा कार्टेशियन में। तो नॉर्मल वेक्टर निकालने के बाद देख लो क्या कोई ऑप्शन है ऐसी, कोई दो ऑप्शन तो नहीं क्रैक हो रही, अगर किसी एक ऑप्शन में आपको ये मिल रहा है तो वही टिक हो जाएगा, डी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। जब कार्टेशियन में है तो इसी आई जे को आप एक्स वाई और जेड से रिप्लेस करते हो तो वो कार्टेशियन में बन जाती है, ठीक है ना। अगर ये मैच हो गया तो वही ऑप्शन टिक हो जाएगा, आगे जो कांस्टेंट है ना डी, वो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर दो ऑप्शन मैच हो गई फिर वही बात हो जाती है, क्या करना पड़ेगा, डी निकालनी पड़ेगी। तो डी के लिए क्या था, हम क्या कह रहे थे कि इसका डी क्या था, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, एन वेक्टर आ चुका है ना, तो डी वेक्टर कैसे निकाल लोगे, अगर दो ऑप्शन मैच हो गए, तो भाई यही है, ए वेक्टर पासेस थ्रू पॉइंट दिस था, ये रहा 2, है ना, सीधे ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 टू द 36, ठीक है ना, 1 इंटू 17 प्लस 17 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4, ठीक है जी, कितना हो गया ये, d इज इक्वल टू 32 प्लस 17 49, तो इज इक्वल टू 49 आंसर आएगा, ठीक है, चाहे ऐसे लिखाओ चाहे यहाँ लिखाओ, ठीक है। जस्ट 1 मिनट के लिए वॉच कीजिए कि मैंने कैसे किया ये क्वेश्चन, ठीक है। मैं एक बार और एक्सप्लेन करना चाहूँगी इस क्वेश्चन को, विद दैट्स वाई आपको समझ में आए। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन सेकंड, ठीक है, क्या किया है मैंने, 2 पास पॉइंट दिए थे और एक प्लेन दिया था जिसके वो परपेंडिकुलर था, तो इन दोनों पास पॉइंट से मैंने पहले पोजीशन वेक्टर निकाल लिया, जो प्लेन था उसका नॉर्मल वेक्टर निकाल लिया, दोनों की क्या कर दी मैंने, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट बहुत इजी सीख चुके हैं हम, ये निकल के आ गया क्रॉस प्रोडक्ट। अब मैंने ऑप्शंस को ऑब्जर्व किया कि ऑप्शन, चाहे वो ऑप्शन वेक्टर इक्वेशन में है, क्योंकि प्लेन इक्वेशन और प्लेन लिखा है, उन्होंने नहीं लिखा हुआ कि वेक्टर इक्वेशन निकालनी है या कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, वो देखेंगे हम ऑप्शंस में, भी ऑप्शन में वेक्टर दे रखा है चाहे कार्टेशियन दे रखा है। अगर वेक्टर इक्वेशन में आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन में ये 18i 17j और 4k एक ही ऑप्शन बन रही है, तो बस वहीं पे टिक लगा दो, क्योंकि आपका नॉर्मल वेक्टर मैच हो गया, तो आपको कांस्टेंट मैच करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर दो ऑप्शन यहाँ पे भी मिल गई तो कांस्टेंट निकालना पड़ जाएगा। तो कांस्टेंट कैसे निकलता है, a इंटू एन वैक्टर लगा के, ए वैक्टर पास पॉइंट हमारा फर्स्ट पास पॉइंट लेंगे हम, और एन वैक्टर जो हमारा नॉर्मल वैक्टर है, इनकी डॉट प्रोडक्ट ही हमारा आंसर है, ठीक है जी, क्लियर है। अब मैं थर्ड नंबर क्वेश्चन करवाती हूँ आपको, अगर फर्स्ट और सेकंड आपका क्लियर हो गया होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन ही निकालनी है, पासेस थ्रू 1 पॉइंट है ना, पासेस थ्रू, यही क्वेश्चन आप पासेस थ्रू 1 पॉइंट है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस एंड दिस, इसमें भी सेम है। अगर एक पास पॉइंट है, पास पॉइंट तो बाद में यूज होगा, इसका नॉर्मल वेक्टर कैसे निकलेगा, अगर 2 प्लेन्स हैं नॉर्मल वेक्टर निकालना पड़ेगा, एन वेक्टर, वो कैसे निकलेगा, इनके i j और k, इनके जो नॉर्मल हैं क्या आएगा, 1 2 3 एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, और इसका नॉर्मल भी एक्स वाई और जेड का कोफिशिएंट, ठीक है। आगे हमारा एन वेक्टर कर लेते हैं मल्टीप्लाई, i इंटू 8 प्लस 9, है ना, हाँ माइनस से माइनस प्लस 9, 17 माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, 4 माइनस 6, देखिए 4 माइनस 6 माइनस 2 आएगा, वो प्लस 2 बन गया, प्लस के कैप, मैंने एक मिनट दोबारा अपने माइंड में चेक कर लेती हूँ कैलकुलेशन, क्योंकि मैं बीच में से कैलकुलेशन करने लगी थी गलत, अब किसी में ऑलमोस्ट गलती नहीं है, मुझे ऐसे कोई बात नहीं, आराम से चलती हूँ, करती हूँ ध्यान से, मैं हो जाएगा वो हमारा सिलेबस। -3 और -4 कितना होगा भाई, -3 और -4, -7 हो गया, -7। अगेन यहाँ पे स्टॉप होके पहले मैच कीजिए, क्या ये अगर आपको ऑप्शंस में
ऑप्शंस में वेक्टर इक्वेशन है, आर वेक्टर के साथ ये लिख रखा है 17i प्लस 2j माइनस के, ये 7 आया था ना, माइनस 7k का ये लिख रखा है इक्वल टू सम कांस्टेंट तो होगा ही होगा। सिर्फ एक ऑप्शन में आपको नॉर्मल वेक्टर ये मिल रहा है तो वही आपकी क्या हो जाएगी, आंसर आ जाएगी। फिर तो नॉर्मल ये कांस्टेंट निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर वही बात दो ऑप्शंस मैच हुई, सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस है तो कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। तो कांस्टेंट कैसे निकलता है, इसमें तो पास पॉइंट एक ही था, कर लीजिए मल्टीप्लाई, 17 इंटू 1 17, 2 इंटू 1 प्लस 2 माइनस 7 इंटू माइनस 1 प्लस 7, 9 हो गया, 26 आ गया ना, तो इज इक्वल टू 26, ये आंसर आ गया। तो ऐसे आप इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकते हो, जो पैरेलल होगी अनदर प्लेन के, जब परपेंडिकुलर होगी किसी एक प्लेन के, जब परपेंडिकुलर होगी कोई दो प्लेन्स की। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने का फंडा हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूँगी कि जो इंटरसेक्शन निकालूंगी ना वो प्लेन और लाइन को कंपेयर करके बढ़ाने की कोशिश करूँगी। लेकिन अगर मुझे लगे कि वो कंफ्यूजिंग है तो मैं सेपरेट करूँगी, बट कोशिश करूँगी मैं साथ में पढ़ाऊँ। Thank you for watching this.